इवनिंग टू ऑल। मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग को डिस्कस कर लिया था और होप है कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज उसी चैप्टर का टॉपिक 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने नेशनलिज़म की मीनिंग समझ ली थी। नेशनलिज़म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया है। इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि किसी भी टेरिटोरियल बाउंड्री के भीतर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी अपनी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज, कल्चर, लिटरेचर, ड्रेस, इन सब में उन लोगों में आपसी समानता हो। अब नेशनलिज़म का ये आइडिया सबसे पहले सामने आया था वो फ्रांस की क्रांति 1789 यानी कि सबसे एक तरीके से क्लियर एक्सप्रेशन जो था टुवर्ड्स नेशनलिज़म वो फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 में सब सामने आया था। ये क्रांति यानी कि 1789 की रेवोल्यूशन ने फ्रांस को क्या दिया था। 1789 के बाद हम लोग जैसा कि 9th में पढ़ चुके हैं कि जो फ्रांस है वो एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट बन गया था और जो उसका शासन था वो एब्सोल्यूट मोनार्क से ट्रांसफ़र होकर सॉवरेनिटी इस्टेब्लिश हुई थी वहाँ पर। और जो ये सॉवरेनिटी थी वो मोनार्की से वहाँ के फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में चली गई थी। अब इसके लिए कुछ कदम उठाए गए थे, कुछ मेजर्स जो थे वो स्थापित किए गए थे जो कि फ्रेंच सिटीजन्स की कलेक्टिव आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते थे। हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रांस में इस रेवोल्यूशन के बाद जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुए थे जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने जो भी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे वो फ्रेंच पीपल की आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते थे। पहला चेंज था द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री और ली सिटोइन, यानी कि फ्रांस में रहने वाले सभी लोग एक ही पिता के संतान हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ला पैट्री एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका मतलब होता है फादरलैंड। ली सिटोइन का मतलब उसमें रहने वाले नागरिक यानी फ्रांस के नागरिक। उन लोगों में जो आपसी रिलेशन था वो एक देश उनके लिए एक पिता के समान हो गया और उसमें रहने वाले लोग जो हैं उसकी संतान के समान हो गए। इस तरीके से ये धारणा, ये जो नोशन था वो यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉय करती थी इक्वल राइट्स को, यानी कि इसी धारणा के अंतर्गत वहाँ पर रहने वाले लोग एक समान अधिकार को प्राप्त करते थे और ये समान अधिकार, ये इक्वल राइट्स फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ प्रकट किए गए थे। उसके साथ ही ए न्यू फ्रेंच फ्लैग
द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि जो राजशाही मानक थे या राजशाही झंडे थे उसके स्थान पर फ्रांस के तिरंगे को मान्यता दी गई। उसके साथ ही अब जो स्टेट जनरल के इलेक्शन होते थे या जो स्टेट जनरल थी वो एक्टिव सिटीजन्स, जो जैसा कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट की जाती थी और उसका पुनः नाम रख दिया गया था नेशनल असेंबली, यानी कि स्टेट जनरल जो थी वो उसके जो सदस्य थे वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चुने जाते थे और उसको नेशनल असेंबली का नाम दिया गया था। उसके साथ ही जो लोग फ्रांस में की क्रांति में शहीद हुए थे उनके बलिदान को याद किया गया, उनके नाम पर शपथ ली गई और साथ ही साथ न्यू हाइम्स यानी नए जो मंत्र थे उनकी प्रशंसा में वो बनाए गए। पूरे फ्रांस में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी पूरे फ्रांस के लिए एक सेंट्रल सिस्टम स्थापित किया गया। साथ ही साथ जो वेट और मेजर्स थे यानी कि जो नाप तौल की व्यवस्था थी वो भी एक यूनिफॉर्म सिस्टम में लागू की गई। साथ ही साथ फ्रांस में बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं उनके स्थान पर पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को पूरे राष्ट्र की भाषा घोषित किया गया। साथ ही साथ फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने एक मिशन बना लिया, उन्होंने ये मिशन बना लिया कि ये जो फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज की जो ये फ्रांस के डेस्टिनी या भाग्य है कि वो पूरे यूरोप में जो निरंकुश ताकतें हैं उनको समाप्त करके यूरोप के सभी लोगों को आज़ादी दिलाएं और वहाँ पर भी फ्रांस जैसी व्यवस्था को स्थापित करें। फ्रांस की रेवोल्यूशन का यानी फ्रांस की क्रांति का यूरोप के दूसरे लोगों पर भी यानी यूरोप के अन्य भागों पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के साथ ही साथ जो यूरोप के अलग अलग शहर थे, यूरोप में अलग अलग शहर थे, वहाँ के स्टूडेंट्स और दूसरे एजुकेटेड मिडिल क्लास ने जैकोबिन क्लब की स्थापना कर दी। और जब फ्रेंच आर्मीज यूरोप के दूसरे देशों में जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में 1790 में जब उन्होंने वहाँ पर इन्वेज़न किया तो इस फ्रांसीसी आर्मी का या फ्रांसीसी सेना का वहाँ पर स्वागत किया गया और उनको एक तरीके से नेशनलिज्म का मैसेंजर माना गया। ये तो इम्पैक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब इसी टॉपिक का जो दूसरा पार्ट है वो नेपोलियन कोड ऑफ 1804। हम लोग सब ये जानते हैं कि 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का शासक बना तो उसने वहाँ की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन नेपोलियन के जो रिफॉर्म्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो खुद डेमोक्रेटिक सिस्टम पर आधारित था। अब नेपोलियन ने जो भी रिफॉर्म्स किए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, वो ना केवल फ्रांस के लिए थे बल्कि फ्रांस के बाहर जहाँ कहीं भी नेपोलियन का राज्य था वहाँ पर इन सुधारों को लागू किया गया।
नेपोलियन के इन सुधारों को सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नागरिक संहिता 1804। इस दो तरीके से क्वेश्चन इसमें से आता है, या तो सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था या फिर नेपोलियन कोड। अब इसके अंतर्गत कौन से सुधार किए गए? सबसे पहले नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर कानून के सामने सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया गया। इसको हम लोग इस तरह से भी कहते हैं कि ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर एबॉलिश्ड एंड एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। फर्स्ट रिफॉर्म नेपोलियन का ये था। सेकंड रिफॉर्म नेपोलियन का था कि प्रॉपर्टी राइट को सुनिश्चित किया गया, यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी लोगों का सिक्योर किया गया। नेक्स्ट उनका था ये सारे सुधार जो थे वो न केवल फ्रांस में थे जैसा मैंने बताया था, बल्कि उसके डच, हॉलैंड, रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड और इटली में भी इन सुधारों को लागू किया गया था। अगला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीज़न थे उनको सिंप्लीफाई किया गया, साथ ही फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्यूडल सिस्टम, जागीरदारी प्रथा, उसको सामंती प्रथा जिसको कहते थे, उसको समाप्त किया गया। और साथ ही साथ यूरोप के जितने भी किसान थे उनको सर्फडम या दास्ता और जो जागीरदारी उनको कर देना पड़ता था उससे उनको मुक्त किया गया। शहरों में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को समाप्त किया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। नेपोलियन के इन सुधारों का प्रभाव ये पड़ा कि जो उस समय यूरोप के, ना केवल फ्रांस के बल्कि जहाँ कहीं भी नेपोलियन का शासन था, वहाँ के पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स और बिजनेसमैन अब नए सिस्टम्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और अपनी फ्रीडम को अनुभव कर रहे थे। जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर थे वो लोग भी आसानी से अपनी चीज़ों का निर्माण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से ले जा सकते थे। इसका मुख्य कारण ये था कि जो वेट और मेज़र सिस्टम था वो स्टैंडर्डाइज किया गया, सभी सीमाओं में एक सा किया गया जो नेपोलियन के शासन के अंतर्गत थी। नेशनल करेंसी को भी एक सा ही स्थापित किया गया और ये नेशनल जो करेंसी थी अब नेशनल करेंसी और साथ ही साथ जो वेट और मेजर्स का यूनिफिकेशन था, ये जो यूनिफॉर्म किया गया था, उसके हिसाब से जो गुड्स और लोगों का मूवमेंट अब ज़्यादा आसान हो गया था और लोग राजधानी से दूसरे रीजन में भी, दूसरे क्षेत्रों में भी जा सकते थे। नेपोलियन के इस शासन का जो है, यानी कि 1804 का जो कोड है, उसका प्रभाव यूरोप पर क्या पड़ा? इसका ये स्पष्ट प्रभाव ये पड़ा कि बहुत से दूसरे देशों में जैसे कि हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, वेल्स, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वार्सा में फ्रेंच आर्मीज़ का स्वागत किया गया और उनको आज़ादी के दूत या हार्बिंगर्स और लिबर्टी के रूप में माना गया। लेकिन कुछ समय बाद ही यूरोप के दूसरे लोगों का यह उत्साह खत्म हो गया जब उन्हें मालूम चला कि नेपोलियन का मुख्य उद्देश्य न ये रिफॉर्म करना था बल्कि इनडायरेक्टली टैक्सेशन को इंक्रीज़ करना, सेंसरशिप को इम्पोज करना और साथ ही साथ जो नेपोलियन की मिलिट्री इन्वेजन होते थे उसके लिए फ्रेंच आर्मीज़ में भर्ती करना था। कुछ समय बाद लोगों को मालूम चल गया कि नेपोलियन की ये रिफॉर्म्स जो हैं इनडायरेक्टली उन पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहे हैं।
मुझे बंद कहाँ से करें?